साथियों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि जब कोई भी व्यक्ति बैंक से लोन लेता है तो उसकी एवज में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी बैंक के पास में डिपॉजिट करता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने किसी बैंक से हाउसिंग लोन लिया, तो जो उसने हाउसिंग लोन लिया तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बैंक के पास में गिरवी रखेगा, यानी एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास में रखेगा। और बैंक क्या करेगा, उस सिक्योरिटी पे अपना चार्ज क्रिएट कराएगा। जो चार्ज क्रिएट कराएगा वो सरसाई पे चार्ज क्रिएट करेगा, सरसाई पे, क्योंकि जो आपका सरफेसी एक्ट है, सरफेसी एक्ट की जो सेक्शन 20 है वो कहती है कि सरसाई में एंट्री करना मैंडेटरी है। सभी आरई को, सभी बैंक्स को सरसाई पोर्टल पर एंट्री करना अनिवार्य है। ए सरफेसी एक्ट की सेक्शन 20 कहती है, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि बैंक ने आज ही एक सर्कुलर जारी किया है, सितंबर 25, 2023, यानी 25 सितंबर को एक सर्कुलर जारी किया है, एक लेटर जारी किया है। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ बताई है। वो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, आइए हम इस सर्कुलर में देखते हैं। देखिए, डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन, की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है। सिक्योर्ड एसेट्स पोसेस्ड अंडर द सरफेसी एक्ट 2002, यानी कि जो सिक्योर्ड एसेट्स है जो बारोवर ने बैंक के पास में रखी थी, जिसकी एवज में उसने हाउसिंग लोन लिया था। यहाँ पर हाउसिंग लोन का मतलब एक जस्ट एक एग्जाम्पल है। प्रॉपर्टी या जो भी सिक्योरिटी है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है और किसी भी टाइप के क्रेडिट फैसिलिटी उसके लिए हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि हाउसिंग लोन, लैप लोन हो सकता है, कोई एमएसएमई लोन हो सकता है, एग्रीकल्चर लोन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर लोन को अंडर सेक्शन 31, जो आपका सरफेसी एक्ट है उसकी जो सेक्शन 31 है, तो 31 सेक्शन कहती है कि एग्रीकल्चर लैंड पर सरफेसी एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम केवल उसी प्रॉपर्टी की बात करेंगे जिस पर सरफेसी एक्शन, जिस पर सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल होता है। आइए इसको रीड करते हैं। एज अ पार्ट ऑफ द मूव टुवर्ड ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, कि एक ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी रहे, कि बैंक क्या करती है कि जब कोई अकाउंट एनपीओ हो जाता है, जब कोई अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाता है, यानी जब वो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में आ जाता है, यानी कि वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बैंक प्रोसीड करती है एक्शन लेने के लिए। और सबसे पहले बैंक क्या करती है, सरफेसी एक्ट की जो सेक्शन 13(2) है, इसके तहत एक डिमांड नोटिस भेजती है। 13(2) को हम कैसे फिल करें, 13(2) नोटिस का क्या होता है, इसका हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो वो आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, उसमें जा कर के वीडियो वाले सेक्शन में। तो सबसे पहले बैंक क्या करता है, 13(2) का नोटिस भेजता है, जिसको डिमांड नोटिस कहता है। 13(2) क्या है, 13(2) सरफेसी एक्ट की एक सेक्शन है, तो 13(2) के तहत एक डिमांड नोटिस भेजेगा। उसके बाद में बारोवर को 60 डेज का टाइम देगा कि 60 डेज में या तो आप पैसा जमा कराओ, अदरवाइज आप आपकी संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर के इसको सेल कर देंगे। तो जो 60 डेज होते हैं, तो यहाँ पर बहुत मैटर फंस जाते हैं कि 60 डेज कब से लिया जाए। तो 60 डेज आप मोटा मोटा समझ लीजिएगा, डेट ऑफ डिलीवर्ड ऑफ डिमांड नोटिस, यानी जिस डेट को डिमांड नोटिस डिलीवर्ड हुआ है उस डेट से। अब कुछ हमारे बैंकर साथी कहते हैं कि हमको कैसे पता है कि कब डिमांड नोटिस डिलीवर्ड हुआ, तो
तो इसके लिए स्पीड पोस्ट की साइट पे जाकर के जो कंसाइनमेंट है उससे स्पीड पोस्ट को ट्रैक कर लेंगे, ट्रैक करके उसका हम प्रिंट आउट लेकर निकाल करके फाइल के साथ में लगा करके रख लेंगे। ठीक है, अब हमने इसको 60 दिन का टाइम दे दिया डिमांड नोटिस में। डिमांड नोटिस में हमने उसको 60 डेज का टाइम दिया, लेकिन उसने कोई भी पैसा जमा नहीं कराया। तो 60 डेज के बाद में हम क्या करते हैं, इसको पोजीशन लेते हैं, सिक्योर्ड एसेट्स का क्या करते हैं, पोजीशन लेते हैं। तो इस पोजीशन के संबंध में ही आरबीआई ने इस सर्कुलर जारी किया है, ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि 25 सितंबर यानी आज ही इसको जारी किया है। वो क्या जारी किया है उसको हम आइए थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो सके, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट द रेगुलेटेड एंटिटीज, कि जो रेगुलेटेड एंटिटीज है यानी कोई भी कमर्शियल बैंक, कोई भी कमर्शियल नॉन कमर्शियल, यानी जो शेड्यूल्ड बैंक है या अनशेड्यूल्ड बैंक है, जैसा कि यहाँ पर ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि सभी कमर्शियल बैंक्स, रूरल बैंक्स एक्सक्लूडिंग प्राइवेट बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, ऑल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे इक्जिम, नबार्ड, एनएचबी, सिडबी एंड एनएबीएफआईडी, नॉन एनबीएफसी इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और एआरसी। इन बैंकों से संबंधित जब ये पोजीशन लेती हैं of Reserve Bank which are secured creditors as per the securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of Security Interest Act 2022 कि जो सरफेसी एक्ट 2002 है, इसके तहत जो भी पोजीशन लिया गया है उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करने के लिए shall be display information in respective of the borrower whose secured asset have been taken into possession by the RE मतलब regulated entities, REs regulated entities यानी कोई भी बैंक, जैसा कि आपने अभी जस्ट ऊपरे देखा था ये वाला, ये आपकी रेगुलेटेड RE कहलाती हैं। ओके, आइए तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इसका क्या नोटिफिकेशन, ये जो सर्कुलर जारी किया है इसका क्या उद्देश्य है। इसका सिर्फ सीधा सा इतना सा उद्देश्य है कि जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज ने जो भी प्रॉपर्टी को पोजीशन में लिया है उसकी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए इन्होंने कहा है कि RE shall अपलोड द इंफॉर्मेशन ऑन देयर वेबसाइट, कि ये अपनी वेबसाइट पर इसकी इंफॉर्मेशन को पब्लिश करेंगे, यानी इंफॉर्मेशन को अपलोड करेंगी। द फॉर्मेट एज प्रेस्क्राइब्ड इन द अनेक्चर, जो हम नीचे आपको बताएंगे कि इसका क्या फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को जो बारोवर से संबंधित, जो उसकी प्रॉपर्टी से संबंधित, जो बारोवर से संबंधित, जो डिफ़ॉल्ट अकाउंट हुआ है, जो एनपी अकाउंट हुआ है, उससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वे अपनी वेबसाइट पर सारी बैंकें अपलोड करेंगी ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, यानी ट्रांसपेरेंसी को इन्हांस करने के लिए। द फर्स्ट सच लिस्ट shall be displayed on the website of RE within 6 months from the date of this circular and the list shall be updated on the monthly basis। इसने कहा कि जो भी प्रॉपर्टी बैंकों ने ले रखी हैं पोजीशन में अपने, तो उनको इस सर्कुलर की डेट से 6 महीने के अंदर उनको अपलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद में जब वो अपलोड हो जाएंगी उसके बाद में या अभी से ही उसको मंथली बेसिस पे साइट पर अपलोड करना पड़ेगा। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि ये जो अनेक्चर है, अनेक्चर क्या है, ये जो अनेक्चर क्या है। तो यहाँ पर क्लिक करके भी हम जा सकते हैं अनेक्चर पे। हमने यहाँ पर क्लिक किया, ये आपका अनेक्चर ओपन होकर के आ गया। ये आपका एक फॉर्मेट टाइप का रहेगा कि इंफॉर्मेशन ऑन सिक्योर्ड असेट्स पोसेस्ड अंडर द सरफेसी एक्ट 2002, कि जो सरफेसी एक्ट के तहत हमने जो पोजीशन लिया है सिक्योर्ड असेट्स का,
तो उसमें हम ये फॉर्मेट जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो इस फॉर्मेट में इसको हम अपलोड करेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर, ब्रांच का नाम कि कौन सी ब्रांच है, स्टेट क्या है, बारोवर का नाम क्या है, गारंटर का नाम क्या है, बारोवर का रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है। यहाँ पर रजिस्टर्ड एड्रेस का मतलब ये है कि जो एड्रेस एट द टाइम ऑफ सेंशन या समय समय पर जो बैंक को अपडेट कराया गया एड्रेस है, उसके अकॉर्डिंग जो रजिस्टर्ड एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पे लिखा जाएगा। इसी तरह से गारंटर का भी एड्रेस लिखा जाएगा अगर एप्लीकेबल है तो। एप्लीकेबल का मतलब ये है कि अगर आपने कोई गारंटर लिया है तो आपको गारंटर का एड्रेस डालना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या है वो डालनी पड़ेगी। एसेट्स क्लासिफिकेशन क्या है, एसेट्स क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि डेट ऑफ, यहाँ पर हम मोटा मोटा अभी समझ लें, डेट ऑफ एनपीए कि इस सब स्टैंडर्ड में अकाउंट कब हुआ, एनपीए कब हुआ, यानी यहाँ पर आ जाएगा एनपीए क्लासिफिकेशन सब स्टैंडर्ड। साथ में डेट ऑफ क्लासिफिकेशन कि एसेट्स क्लासिफिकेशन किस डेट को हुआ, यानी जैसे कि हमारा मान लीजिए यहाँ पर सब स्टैंडर्ड जो हुआ, सब स्टैंडर्ड कब हुआ, मान लीजिए 1/1/2023 को हुआ सब स्टैंडर्ड, तो वो यहाँ पर डाल देंगे। डेट ऑफ क्लासिफिकेशन, डेट ऑफ एसेट क्लासिफिकेशन, और जो डेट ऑफ एसेट क्लासिफिकेशन जिस डेट को लोन अकाउंट क्लासिफिकेशन हुआ वो। डेट ऑफ सिक्योर्ड, डिटेल्स ऑफ सिक्योर्ड असेट्स कि बैंक ने जो असेट्स ले रखी है अपने पोजीशन में उसकी डिटेल, खाता नंबर, खसरा नंबर, प्लाट नंबर, हाउस नंबर, ये जो भी है डिटेल, उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी। और नेम ऑफ द टाइटल होल्डर ऑफ द सिक्योर्ड पोजीशन कि जो प्रॉपर्टी को ली गई है उसका स्वामित्व किसके पास में है, मतलब नेम ऑफ द टाइटल होल्डर ऑफ द सिक्योर्ड असेट्स, यानी कि जो सिक्योर्ड असेट्स है जो बैंक ने अपने पोजीशन में ले रखी है उसका मालिक किसका है, यानी उसका मालिकाना हक किसके पास में, उसका यहाँ पे नाम आएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन हमारी आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। थैंक यू।